नमस्कार, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का दूसरा अध्याय जिसमें भूमि में मृदा हमने पहले 2 वीडियो में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जल के बारे में। पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। जल है वो नवीकरणीय संसाधन है, यानी इसको नवीकृत किया जा सकता है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल है, यानी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है उसका 3/4 भाग, लगभग 3/4 भाग है वो जल है। 3/4 भाग पर जल होने के कारण पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो जल है, इसलिए इसको जल ग्रह कहा जाता है। और लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। पृथ्वी ग्रह पर जो जीवन है वो आज से लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, ऐसा वैज्ञानिकों विद्वानों का मानना है। और ये जो महासागरों का जल है, महासागरों का जल लवणीय होता है, यानी उस जल में लवण की मात्रा ज्यादा होती है। और लवणीय मात्रा ज्यादा होने के कारण ये मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। महासागरों का जल है वो लवणीय या खारा होने के कारण मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये जो 3/4 भाग जल है इसका सिर्फ 2.7% भाग 2.7% भाग जल अलवणीय है। और जैसे 2.7% भाग जल अलवणीय है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ या हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अलवणीय जल जो कुल जल का 2.7% भाग है, इसका 70% भाग है बर्फ या हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतों के ऊंचले भागों में पाया जाता है। यह 70% जल अपनी स्थिति के कारण मनुष्य के लिए पहुंच से दूर है, अर्थात यहाँ पर यह जो जल है इसको मनुष्य अपने दैनिक जीवन में काम में लेने के लिए नहीं पहुंच सकता। केवल 1% जल मानव उपभोग के लिए उपलब्ध है। पृथ्वी के 3/4 भाग का सिर्फ 1% भाग है वो मनुष्य के उपभोग के लिए उपलब्ध जल है। मनुष्य के लिए उपलब्ध जल जो पृथ्वी के कुल जल का केवल 1% भाग है, यह भौम जल यानी भूमिगत जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा
वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। मनुष्य के लिए उपयोग में लाए जाने वाला 1% जल है वो भौम जल यानी भूमिगत जल, जिसको हम कुएं ट्यूबवेल आदि से निकाल सकते हैं। उसके बाद नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में उपलब्ध जल है वो है। वर्ष 1975 में मानव उपभोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। 1975 में मानव है वो 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष जल का उपभोग करता है। यही जल वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष हो गया। मनुष्य के लिए जल की खपत है वो बढ़ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक वर्ष में एक टपकता नल 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। इसके अलावा औसतन एक भारतीय एक दिन में 150 लीटर जल का उपभोग करता है। औसतन यानी कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है, लेकिन औसतन एक भारतीय है वो एक दिन में 150 लीटर जल उपभोग करता है, यानी काम में लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर जल न तो घटता है न बढ़ता है, उसकी कुल मात्रा है वो पृथ्वी पर हमेशा समान रहती है। जैसा कि आप देखते होंगे तालाबों में, नदियों में, टांकों में या हम स्नान में पानी का उपभोग करते हैं तो आप सोचते होंगे कि ये पानी तो खराब हो गया, लेकिन वो पानी है वो इस पृथ्वी का जो आवरण है उसी के अंदर रहता है, या तो वाष्प के रूप में रहेगा या जमीन में भौम जल के रूप में रहेगा या समुद्रों में समुद्र के जल या बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड आदि जगह पर रहेगा। लेकिन जो कुल मात्रा है वो कभी न तो कम होगी न ज्यादा होगी। जल की प्रचुरता में विविधता हो सकती है, यानी वो जल कितना उपलब्ध है उसके बारे में विविधता हो सकती, और जिसका कारण है जल का वाष्पीकरण। समुद्री, नदी और तालाबों वाले जल का वाष्पीकरण भी होता है तो वो वातावरण में पहुंच जाता है। उसके बाद ये वाष्प बादल बन के वर्षा होती है तो वर्षण के रूप में वापस वो जमीन पर आ जाता है, यानी पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है। इसके बाद वह यानी प्रवाह की प्रक्रिया के द्वारा ये जल है वो महासागरों, नदियों, भूमि, वाष्प आदि में तब्दील हो जाता है। तो यह जल का एक चक्र चलता रहता है। इस जल चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं, जिसको हम एक चित्र के डायग्राम के द्वारा भी समझ चुके हैं। दैनिक उपभोग के अलावा मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में करता है, यानी उद्योग धंधे आदि कोई उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसमें जल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अब देखिए, ये जो अलवणीय जल होता है जो मनुष्य के काम में आता है, जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल जो पीने के काम में आता है या मनुष्य और कामों में उपयोग होता है उसमें कमी आने लग गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती हुई मांग, बढ़ता शहरीकरण और बेहतर जीवन शैली का होना। ये अलवणीय जल की उपलब्धता में कमी आने के मुख्य कारण है। आज के इस तकनीकी युग में जल के लिए बाजार भी खोलने लगे। जल बाजार यानी जल के बाजार खुल गए जहाँ पर जल उपलब्ध होता है। तो भारत में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जल बाजार बनाया गया है। सौराष्ट्र के अमरेली नामक
शहर के पास के तालुकों में स्थापित है। यानी जो अमरेली नामक जो शहर है, इसमें जल की आपूर्ति है वो आसपास के इलाकों से होती है और ये जल है वो बाजार की तरह खरीदा जाता है। जैसे बाजार में हम कोई दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, वैसे इस जल को अमरेली शहर है वो अपने आसपास के तालुकों से खरीदता है। पृथ्वी पर जल है वो सब जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं है। तो हम देखते हैं जल की उपलब्धता की समस्याएं। यानी पृथ्वी पर जल है उसकी उपलब्धता की क्या क्या समस्याएं वर्तमान में लोगों के सामने आ रही है। विश्व के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल की कमी पाई जाती है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी व दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ये विश्व के वो भाग है जहाँ पर अलवणीय जल की उपलब्धता है वो कम पाई जाती है। इन प्रदेशों में अक्सर सूखा पड़ता है, यानी बहुत कम बारिश होती है और बारिश की कमी के कारण ये जो अलवणीय जल है जो पीने और काम में लेने के योग्य होता है मनुष्य के, उसकी कमी पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप होता है, अथवा अति उपयोग, वर्षा भी हो रही लेकिन उसका ज्यादा उपयोग कर लिया हो, और जल स्रोतों के संदूषण, यानी जल स्रोत जितने भी है उनके प्रदूषित होने के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ये तो होगी जल उपलब्धता की समस्याएं। अब हम देखते हैं जल का संरक्षण कैसे किया जाए। जल संसाधनों का संरक्षण अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, यानी वाहित मल, ये अशोधित भी हो सकता है या आंशिक रूप से शोधित भी हो सकता है। कृषि रसायनों का विसर्जन और जल स्रोतों में औद्योगिक बहिस्राव जल के संदूषक है। यानी ये जितने कारण हैं ये जल को प्रदूषित करने वाले कारक हैं। इन प्रदूषकों को सीधा जल स्रोतों में छोड़ने से पूर्व उपयुक्त विधि से शोधित करना, यानी ये जितने प्रकार का जल है ये प्रदूषित जल, इसको जलीय स्रोतों में छोड़ने से पूर्व इसको उपयुक्त यानी आधुनिक विधियों के द्वारा शुद्ध करके फिर छोड़ा जाना चाहिए ताकि नदी आदि प्रदूषित नहीं हो और पर्यावरण को और जल संसाधनों को ज्यादा नुकसान नहीं हो। वनों के कटाव को रोकना, यह भी जल संसाधनों में पूर्ति करने का एक अच्छा साधन है। अगर वनों के जल को हम नहीं काटेंगे तो सघन जल होंगे
और पेड़ पौधे अगर सघन है तो वहाँ पर जल है वो सीधा प्रवाहित होकर नहीं जाएगा और भूमिगत जल है उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा जल रिसाव को रोकना। हम कई बार देखते हैं कि जो पाइपलाइनें होती हैं, जल सप्लाई की पाइपलाइन होती है, उसमें कहीं से पानी लीकेज होता है और हजारों लीटर पानी वहाँ बर्बाद हो जाता है। तो हमें जल रिसाव को भी कम करना चाहिए, एकदम रोकना चाहिए ताकि जल है वो व्यर्थ ना जाए। और ये जो जल रिसाव है ये नहरी इलाकों में भी काफी मात्रा में होता है। स्प्रिंकलरों से सिंचाई शुष्क प्रदेशों में यानी मरुस्थलीय इलाकों में ड्रिप सिंचाई, जिसे टपकन विधि भी कहा जाता है, इसका उपयोग मरुस्थलीय इलाके तुलनात्मक रूप से ज्यादा गर्म होते हैं और वहां पर जल की उपलब्धता भी कम होती है, इसलिए यह ड्रिप सिंचाई यानी टपकन विधि का उपयोग करके वहां पर फसलें या पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अपने घर की छतों पर जो वर्षा का जल होता है उसको एक टांके में इकट्ठा किया जा सकता है और उसके बाद उसे घर में आवश्यक कार्यों में काम में लिया जा सकता है। तो ये घरों की छतों के जो जल हैं उसको इकट्ठा करके काम में लेने की जो विधि है उसको वर्षा जल संग्रहण विधि कहा जाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक छत से 8000 लीटर बचाने के लिए काफी है। इस प्रकार जल वाला ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।